हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। देखो अब तक हम ना केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अपनी जो प्रीवियस वीडियोज है उनमें हम केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। तो ये हमारा टीएमएस का सिग्नल है। टीएमएस क्या है? H1NMR में हम इसे रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं, टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये हमारा टीएमएस का सिग्नल है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पीएमआर सिग्नल है, H1NMR सिग्नल है, उनमें कितना शिफ्ट आया, इसके रिस्पेक्ट में इनमें कितना शिफ्ट आया उसको बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसमें कितना शिफ्ट आया इन H1NMR सिग्नल्स में, उसे हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। तो इस साइड जो हमारा ये होता है अपफील्ड रीजन, अपफील्ड इस साइड होता है, राइट हैंड साइड में अपफील्ड रीजन, और इधर होता है डाउनफील्ड रीजन, डाउनफील्ड रीजन। तो हमें ये पता है, हम इतना पढ़ चुके हैं कि जो शील्डिंग प्रोटॉन्स होते हैं, जो शील्डिंग प्रोटॉन्स होते हैं उनका सिग्नल आता है अपफील्ड की तरफ। शील्डिंग प्रोटॉन्स का सिग्नल आता है टुवार्ड्स अपफील्ड, और जो डी शील्डिंग प्रोटॉन्स होते हैं, डी शील्डिंग प्रोटॉन्स, उनका सिग्नल आता है टुवार्ड्स डाउनफील्ड, डाउनफील्ड की तरफ। यानी उनकी जो डेल्टा वैल्यू है, डेल्टा वैल्यू है वो हाई होती है डाउनफील्ड की तरफ। ये हम इस चीज़ से याद रख सकते हैं, डी फॉर डी शील्डिंग, डी से डाउनफील्ड। ठीक है, तो डी शील्डिंग प्रोटॉन्स जो होते हैं वो डाउनफील्ड की तरफ सिग्नल देते हैं, और शील्डिंग प्रोटॉन्स है वो अपफील्ड की तरफ सिग्नल देते हैं। यानी उनकी डेल्टा वैल्यू है वो लो होती है, और डी शील्डिंग प्रोटॉन्स की डेल्टा वैल्यू है वो हाई होती है। इतना हम कर चुके हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है, मेन टारगेट है, हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे केमिकल शिफ्ट डिपेंड करती है, किन की वजह से केमिकल शिफ्ट चेंज हो सकती है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। तो कौन कौन से फैक्टर है जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, -I से +I दोनों से क्या फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे। देखो, अगर जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन है यानी हाइड्रोजन है, वो अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट से अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम या एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, उससे अटैच है। तो क्या होता है, इसकी वजह से ये -I इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -I इफेक्ट लगाता है। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनसे अटैच है, या फिर जिस कार्बन से प्रोटॉन अटैच है उस कार्बन पे ये चीज़ें अटैच है, तो तब क्या होता है, वो -I इफेक्ट लगाते हैं। -I इफेक्ट से क्या होता है, जो हमारा प्रोटॉन है, -I इफेक्ट से, -I इफेक्ट से जो प्रोटॉन है वो डीशील्डेड हो जाता है, यानी उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेते हैं अपनी तरफ, और उसकी वजह से जो प्रोटॉन है उसके अराउंडिंग, उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी प्रोटॉन है वो डीशील्डेड हो जाता है। प्रोटॉन हमारा डीशील्डेड हो जाता है, डीशील्डेड हो जाता है तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है, डेल्टा वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, डाउन फील्ड की तरफ ये सिग्नल देने लगता है। डीशील्डेड होने का मतलब क्या है, डाउन फील्ड में सिग्नल आता है उस प्रोटॉन का। तो जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा, greater the -I effect, greater will be deshielding of proton and hence delta value will be more, और ज़्यादा होगी मतलब towards downfield, डाउनफील्ड की तरफ इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट से अटैच है, एक ऐसा सब्सटीट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट, तो उससे क्या होगा, उसका वो +I इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट शो करेगा। मतलब क्या है कि प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी प्रोटॉन हमारा शील्डेड हो जाएगा, शील्डेड हो जाएगा, शील्डेड हो जाएगा तो डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब अपफील्ड की तरफ, टुवार्ड्स अपफील्ड हमें अपना उस प्रोटॉन का सिग्नल देखने को मिलेगा। ये चीज़ हम इससे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल लेके देखो, एक तो लिया हमने सिंपल बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन में
प्रोटॉन्स होते हैं सारे ही इक्विवेलेंट होते हैं, 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एक सिग्नल आता है। तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू होती है वो होती है 7.25 ppm। इन प्रोटॉन्स की, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है ना, sp2, इनकी वैल्यू होती है 7.25 ppm, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट अटैच कर दे, हमने ऐसे एक फ्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक है, तो अब ये इसके 5 प्रोटॉन्स हैं, उनका सिग्नल आएगा। ऐसे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया, टोल्यूइन और फ्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी -I इफेक्ट लगाएगा। -I इफेक्ट लगाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके जो प्रोटॉन है उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो डीशिल्डेड रीजन में चले जाएंगे, और मतलब क्या है कि वो डाउन फील्ड की तरफ हमें डेल्टा वैल्यू देंगे। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच नहीं था तब इसकी वैल्यू 7.25 ppm पे आ रही थी। अब क्या आएगी, क्योंकि ये डाउन फील्ड की तरफ और ज्यादा डेल्टा वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी ड्यू टू दिस फ्लोरीन के इस -I इफेक्ट की वजह से। तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी डेल्टा वैल्यू, इट विल बी ग्रेटर देन 7.25 ppm, ग्रेटर देन 7.25 ppm। वो डिपेंड करता है -I इफेक्ट की, जितना स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा डेल्टा वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। अब ये है CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा कि ये जो प्रोटॉन्स होंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मतलब शील्डेड रीजन में चले जाएंगे प्रोटॉन, और डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी। तो 7.25 के रिस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू है वो कुछ कम हो जाएगी। जो टोल्यूइन है इसके प्रोटॉन्स की वैल्यू आती है, जो ये बेंजीन रिंग से प्रोटॉन अटैच है इनकी वैल्यू आती है 7.17 ppm। तो कम होगी ना, 7.25 से कम होगी। तो ऐसे मतलब ये हम -I इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट का ये असर पड़ता है। अगर -I है तो डाउन फील्ड की तरफ सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, और अगर +I इफेक्ट है तो अप फील्ड की तरफ हमारा सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड हम करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है हमारा प्रोटॉन, इसका मतलब क्या है, वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो यही मतलब होता है कि मान लो जैसे ये एक कार्बन है, इससे प्रोटॉन अटैच है, एक दूसरा कार्बन है उससे कोई ऐसे कार्बोनिल ग्रुप है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है, एक तो हाइड्रोजन होना जरूरी है, और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो, इस चीज से याद रख सकते हैं इसको, फोन, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी हो उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको विड्रॉ कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे। तो जो हाइड्रोजन है वो डीशिल्डेड हो जाएगा, डीशिल्डेड हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डीशिल्डेड हो जाएगा, तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी अप डाउन फील्ड की तरफ इसकी वैल्यू चली जाएगी, जितनी आनी चाहिए उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी डेल्टा वैल्यू ज्यादा आएगी ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो हो गया हमारे दो इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो थर्ड इफेक्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो थर्ड जो है वो है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है, पर एक बार हम अच्छे से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, इसी को मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, और इसी चीज को स्पेस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से आ सकता है ये। ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनके उन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। याद आता है कई बार 2 नंबर में 3 नंबर में, एक्सप्लेन करो क्या होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो ये क्या होता है, देखो ये इफेक्ट जनरली उन सब्सटेंस में पाया जाता है, मतलब उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जो जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी पाई सिस्टम में, ठीक है। दिस इफेक्ट इज जनरली फाउंड इन पाई सिस्टम। पाई सिस्टम कौन कौन से हैं, लाइक मान लो एरोमेटिक है, एरोमेटिक कोई सब्सटेंस उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एरोमेटिक है, एल्कीन है, एल्काइन है, या कोई कार्बोनिल ग्रुप है, किसी सब्सटेंस में कार्बोनिल है यानी
ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से। तो इन सब्सटेंसेस में ये पाई सिस्टम होता है, तो इनमें एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम इस पाई सिस्टम को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमें ये जरूरी होता है ना कि सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी मान लेते हैं उसकी जो वैल्यू है वो बी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो क्या होता है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड होते हैं, तो क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन करंट फॉर्म हो जाता है, एक करंट फॉर्म हो जाता है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसको पाई इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं। ये सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो हम इतना जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता ही है, लेकिन साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करता है। ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है कि एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, ये बोल सकते हैं हम सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है ये यूनिफॉर्म नहीं होता, हर जगह पूरे कंपाउंड में हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता, इसीलिए इसको एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, ट्रोपिक वर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन, और एनआइसोट्रोपिक मतलब कि इसका उल्टा, यानी सेम नहीं है, मतलब हर डायरेक्शन में ये सेम नहीं होता। ये क्या है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, हर डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये दो केसेस फॉर्म कर सकता है कि ये मान लो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो या तो ये इसके डायरेक्शन में, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाए, जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है ये इसी की डायरेक्शन में हो जाए। या दूसरा केस क्या हो जा सकता है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाए। दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास, या तो उसी के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन एक्सपीरियंस करेगा वो क्या हो जाएगा, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू प्लस, ये इसी डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन एक्सपीरियंस करेंगे इट विल बी बी माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड माइनस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस केस में जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो, यानी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो उस केस में क्या होता है, वो डी शील्डेड जोन होता है, डी शील्डेड जोन, उस जोन को बोलते हैं डी शील्डेड जोन, या फिर उसी को पैरामैग्नेटिक जोन भी बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक जोन। ठीक है, ऐसा रीजन जिसमें जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसे बोलते हैं डी शील्डेड जोन या पैरामैग्नेटिक जोन। या डी शील्डेड है, इसका मतलब क्या है कि जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो हाई होगी, डाउन फील्ड की तरफ होगी, मतलब हाई होगी, यानी हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू, हाई केमिकल शिफ्ट। ठीक है, और ये क्या होगा जब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिस रीजन में, जिस स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे बोलते हैं शील्डेड जोन, शील्डेड जोन, या उसी को डायमैग्नेटिक जोन भी बोलते हैं, डायमैग्नेटिक जोन। और इस केस में क्या होगा, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो कम हो जाएगी, लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू, यानी डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि शील्डेड जोन है, लो केमिकल शिफ्ट। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि कैसे एरोमेटिक में, एल्कीन में, अल्काइन, कार्बोनिल, इन सब में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरोमेटिक सिस्टम में, एरोमेटिक सिस्टम में एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट किस तरह काम करता है। एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम देखो, ये हमने एक बेंजीन रिंग मान ली, सबसे सिंपल एरोमेटिक सब्सटेंस तो यही होता है बेंजीन। इसमें ये हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मान लो ये हमारी डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है,
तो क्या होगा कि इसके अंदर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, ये सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे और एक पाई इलेक्ट्रॉन करंट फॉर्म करेंगे। तो इनकी वजह से क्या होगा, एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा इस तरह से बेंजीन में। ये डायरेक्शन होगी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से। तो देखो ये रीजन क्या है, इस रीजन में जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है बी आई और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर ये एक ही डायरेक्शन में है तो ये क्या हो गया, डी शील्डेड जोन हो गया, ये हो गया हमारा डी शील्डेड जोन। ऐसे ही ये वाला भी, ये और ये इधर, ये डी शील्डेड जोन हो गया। यानी यहाँ पे जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, डेल्टा वैल्यू है, वो हाई होगी, हाई डेल्टा वैल्यू। इसमें जो डेल्टा वैल्यू होती है इन प्रोटॉन्स की वो अबाउट 7 to 8 ppm होती है, 7 to 8 ppm। और ये जो प्रोटॉन होगी हम मतलब इसके इनसाइड, अगर इस सिस्टम के इनसाइड, तो इनसाइड तो कैसी वैल्यू है, ये ऐसे डायरेक्शन में, ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ ये वाला जो रीजन होगा ये क्या होगा, शील्डेड जोन। शील्डेड जोन, अगर यहाँ पे कोई प्रोटॉन होता तो उसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो कम होती, लो डेल्टा वैल्यू। तो बेंजीन में तो ऐसा कोई प्रोटॉन नहीं होता रिंग के अंदर, तो उसका तो कोई हम बता नहीं सकते, लो डेल्टा वैल्यू। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम जिसमें बाहर भी प्रोटॉन हो और सिस्टम के अंदर भी। तो लेते हैं 18 एनुलिन। 18 एनुलिन, 18 एनुलिन किस तरह का होता है, ये कुछ ऐसा होता है, इसमें 18 कार्बन होते हैं। इस तरह से, ये नहीं होता यहाँ पे, ऐसे ये 18 कार्बन हो गए। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 कार्बन हो गए। ऐसे इनसे H अटैच है, हाइड्रोजन, ये 12 हाइड्रोजन ऐसे बाहर की तरफ अटैच है। ये डी शील्डेड जोन में है और 6 हाइड्रोजन अंदर की तरफ है शील्डेड जोन में। ये होता है 18 एनुलिन। 18 एनुलिन, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे होते हैं, कंजुगेटेड पोजीशन पे होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, डबल बॉन्ड। इस तरह से ये हमारा 18 एनुलिन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो ये बाहर के प्रोटॉन्स है, जो आउटसाइड वाले प्रोटॉन्स है, ये 12 प्रोटॉन्स है, ये क्या है, शील्डेड, सॉरी डी शील्डेड जोन में है, डी शील्डेड, डी शील्डेड जोन में है। इसका क्या मतलब है, इनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो बहुत हाई होती है। तो इनमें जो डेल्टा वैल्यू होती है वो इनकी 9.25 ppm होती है, 9.25 ppm, बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जो ये अंदर वाले प्रोटॉन है, ये 6 प्रोटॉन है, ये शील्डेड जोन में है, शील्डेड जोन में है, शील्डेड जोन में है। तो इनकी जो डेल्टा वैल्यू बहुत ही कम होती है, और ये बहुत ज़्यादा कम होती है, 0 से भी कम होती है, ये होती है -2.9 ppm। तो एरोमेटिक कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें जो अंदर वाले प्रोटॉन है वो शील्डेड होते हैं और जो आउटसाइड वाले प्रोटॉन है वो डीशील्डेड होते हैं। ये तो हो गया हमारा एरोमेटिक सिस्टम। अब हम समझते हैं एल्कीन सिस्टम में। देखो एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन सिस्टम हमने सिंपल एल्कीन ले लिया, इथाइलिन, ये हमारे प्रोटॉन्स है। इसमें क्या होगा, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो इसमें इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है इस डायरेक्शन में, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो अब देखो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इस इधर इनकी जो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी। तो क्या है, ये जो प्रोटॉन है ये डी शील्डेड जोन में होते हैं, डी शील्डेड जोन। तो इनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो हाई होती है, इनकी डेल्टा वैल्यू होती है 5 to 7 ppm के बीच, 5 to 7 ppm। ये हो गया एल्कीन। ऐसे हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कार्बोनिल होता है और ये
ऐसे एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, RCHO। तो इसमें ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से इसमें इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो ये प्रोटॉन है और में जो मतलब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब ये जो प्रोटॉन है हमारा, ये डी शील्डेड जोन में है, डी शील्डेड जोन में है। और इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो होती है 9 to 10 ppm के बीच, 9 to 10 ppm के बीच, क्योंकि डी शील्डेड जोन में है तो हाई होती है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि एल्डिहाइड की किस रीजन में होती है, एल्कीन, एरोमेटिक, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। जो प्रीवियस वीडियो है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है पार्ट 4, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि किस प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू कितने ppm पे आती है, ठीक है, ये हो गया। अब एक एल्काइन का और देख लेते हैं। देखो एल्काइन क्या होता है, एल्काइन का थोड़ा सा वो है, एल्काइन यानी सिंपल ले तो इथाइन C2H2। इसमें देखो क्या हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये हो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, या फिर ये हो वर्टिकल पोजीशन में। तो इसमें तो क्या होगा, इस केस में तो ये जो प्रोटॉन है ये डी शील्डेड जोन में आएंगे, इस केस में जो प्रोटॉन है वो डी शील्डेड जोन में आएंगे, यानी इनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए, हाई डेल्टा वैल्यू। लेकिन इस केस में जब हम वर्टिकल पोजीशन में ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इंड्यूस हुआ है। तो जो ये क्या है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो प्रोटॉन है, ये इनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी क्या है, ये वाले प्रोटॉन हमारे शील्डेड जोन में है, शील्डेड जोन में है। तो इनकी जो डेल्टा वैल्यू कम होगी, ठीक है, लो डेल्टा वैल्यू होगी। तो जो एक्चुअल में इथाइलिन प्रोटॉन, जो इथाइन प्रोटॉन है, उनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो 2 to 3 ppm होती है। तो ये तो लो वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा इथाइन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्टिकल पोजीशन में रहता है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में रहता है। इस पोजीशन बहुत कम टाइम स्पेंड करता है। जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा लिखते हैं तो ये वर्टिकल पोजीशन में रहता है, यानी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो प्रोटॉन की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है प्रोटॉन के पास, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो शील्डेड जोन में चले जाते हैं। तो इसलिए इनकी डेल्टा वैल्यू कम हो जाती है। तो ये याद रखना है, ये थोड़ा सा अलग है इथाइन का। इसमें क्या है कि दो केस हो सकता है, अगर ये ऐसे है तो ये डी शील्डेड हो गए, अगर ये वर्टिकल है तो ये शील्डेड हो गए। लेकिन एक्चुअल में देखा जो प्रैक्टिकल वैल्यू है इनकी 2 to 3 ppm होती है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे शील्डेड जोन में, यानी हमारा इथाइन है वो मोस्ट प्रोबेबली वर्टिकल पोजिशन में रहता है। तो ये तो हो गया हमारे सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा पीक एरिया एंड प्रोटॉन काउंटिंग। पीक एरिया एंड प्रोटॉन काउंटिंग, तो क्या होता है ये, देखो हमारे पास कोई भी स्पेक्ट्रा है तो उसके पीक, उसके मतलब उस सिग्नल के अंदर कितना एरिया है वो काउंट करके हम नंबर ऑफ सिग्नल काउंट कर सकते हैं कि वो पीक कितने प्रोटॉन्स के करस्पॉन्डिंग आई है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर सकते हैं। तो कह रहे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिविंग राइज टू ए पर्टिकुलर सिग्नल कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ पीक्स। इन पीक्स की इंटेंसिटी मेजर करके हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ पीक्स का मतलब है एरिया अंडर द पीक, ना कि हाइट ऑफ द पीक। इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं होता कि हाइट कितनी है, इसका मतलब होता है कि इस पीक के अंदर कितना एरिया है, एरिया अंडर द पीक। और कह रहे हैं एरिया अंडर द पीक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स विच गिव राइज टू दैट सिग्नल। जिसका एरिया अंडर द पीक जितना ज्यादा होगा उसमें मतलब कि उतने ही ज्यादा प्रोटॉन्स वो सिग्नल दे रहे हैं। मतलब कि एक तो 3 प्रोटॉन्स एक सिग्नल दे रहे हैं, 5 प्रोटॉन्स एक सिग्नल दे रहे हैं, तो 5 प्रोटॉन्स ये ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन मतलब ये जितने ज्यादा होंगे प्रोटॉन्स एक सिग्नल के करस्पॉन्डिंग, उसका एरिया अंडर द पीक उतना ही ज्यादा आता है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द पीक निकालने के लिए हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर, ठीक है। द पीक area of different signal are measured by an automatic integrator and the process is called integration। तो हम इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे वर्क करता है, कि ये होता है ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर जिससे हम पीक एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं,
ठीक है। तो मान लेते हैं हम एक टोल्यूइन का एग्जांपल लिया, टोल्यूइन का एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया, ये हमें टोल्यूइन का एनएमआर स्पेक्ट्रा देखने को मिला, ऐसा आया ये, तो पी का करस्पॉन्डिंग टू टीएमएस टेट्रामिथाइल सिलेन के करस्पॉन्डिंग, और इसमें ये 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा और ये इस 5 प्रोटॉन्स है इनका एक सिग्नल आया, ठीक है। तो क्या हो गया, इन केस ऑफ टोल्यूइन कह रहे द एरिया अंडर द पीक फॉर मिथाइल प्रोटॉन्स एंड एरोमेटिक प्रोटॉन्स इज कम्स आउट टू बी 3:5। यानी अब जब हमने इनका ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर मतलब इस प्रोसेस से इनका एरिया अंडर द पीक फाइंड किया, तो उसका रेशियो आया 3:5। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो, अगर सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आता तो उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में। जैसे मान लो अगर आ जाए हमारा 6:10 आ गया, 6:10 आ गया, तो हम इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 2 3 6 2 5 10, ठीक है। तो मतलब कि ये 3:5 तो सिंपल होल नंबर रेशियो है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सो द एक्चुअल मिथाइल प्रोटॉन्स एंड एरोमेटिक रिंग प्रोटॉन्स आर 3 and 5। तो जितना उसका एरिया अंडर द पीक जिस रेशियो में है उतना मतलब उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी उसी रेशियो में होंगे। तो जो मिथाइल प्रोटॉन्स है वो 3 है और जो एरोमेटिक रिंग प्रोटॉन्स है वो 5 है। तो इस तरह से हम एरिया अंडर द पीक मतलब कैलकुलेट करके बाय ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स विच गिव्स टू दैट सिग्नल। जो उस सिग्नल को दे रहे हैं वो कितने प्रोटॉन्स उस पर्टिकुलर सिग्नल को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, कि जब एक सिग्नल है वो मतलब जो सिंपल सिग्नल बिल्कुल ऐसे सिंपल वे में नहीं आते, इनकी क्या होती है स्प्लिटिंग हो जाती है। ये डबलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट इसमें स्प्लिट हो जाता है, एक सिग्नल में से कई पीक निकल जाती है इस तरह से। मान लो ये तो है एक सिग्नल, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह से हो जाता है, मतलब तो कभी डबलेट में कभी ट्रिपलेट में, तो इसकी स्प्लिटिंग होती है। एक्चुअल में जो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलता है उसमें स्प्लिटेड सिग्नल मिलते हैं। तो वो क्यों होता है, क्या रीजन होता है और किस तरह से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिग्नल कितनी पीक्स में स्प्लिट होगा, तो ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।